हेलो फ्रेंड्स, साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो हमने इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अभी तक हमने सीटीपी की 23 क्लासेस कर ली हैं। जिसने भी नहीं देखी है वो क्लासेस आप जाके देख सकते हैं। और इंक्लूसिव क्लास की दोनों क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसने नहीं देखा है आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉग्निशन और इमोशन के बारे में, है ना। हम लोग जानेंगे कि संज्ञान और भाव का क्या संबंध है, कॉग्निशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इमोशन क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और ये किस तरह से आपस में इंटर रिलेटेड है और उनके बारे में क्या क्या विचार दिए गए हैं, क्या क्या थियरीज दी गई हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करेंगे कॉग्निशन एंड इमोशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कॉग्निशन के बारे में, है ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉग्निशन क्या है। तो कॉग्निशन क्या है आपका, ये आपका है प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, है ना। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग यानी कि जो भी हम सीखते हैं, जो भी सोचते हैं, समझते हैं आपस में अपने वातावरण से या किसी भी चीज़ के माध्यम से, वस्तु व्यक्ति के माध्यम से, हम जो भी समझते सोचते हैं, सीखते हैं, जो भी परसीव करते हैं, है ना, ये सब किसकी वजह से होता है? कॉग्निशन की वजह से। इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञान, है ना। इसको हिंदी में हम कहते हैं संज्ञान। संज्ञान का मतलब ही है कुछ संज्ञान में लेना, है ना, कुछ पहचान में लेना। या मस्तिष्क की जितनी भी क्रियाएं हैं, ये क्या करता है बेसिकली, जो कॉग्निशन है, जो हमारा मस्तिष्क की क्रिया है, सोचने समझने की क्षमता है, उन सबके डेवलपमेंट का माध्यम कौन है? कॉग्निशन, है ना। इसीलिए हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो कॉग्निशन क्या है? प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है। इसमें क्या क्या होता है? आपकी मेमोरी भी इसी में आ जाएगी, आप कुछ याद कर पा रहे हैं वो भी इसी में आ जाएगा, है ना। और क्या आ जाएगा आपका? रिकग्नाइजिंग, किसी चीज को आप पहचान पा रहे हैं, है ना। पहचान या संज्ञान इसको हम बोल सकते हैं। पहचान पा रहे हैं, ये भी इसी में आ जाएगा, है ना। रीजनिंग इसी में आ जाएगी, आप रीजन कर पा रहे हैं किसी चीज के बारे में, किस वजह से? कॉग्निशन के माध्यम से, है ना। और क्या हो जाएगा? लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी, है ना। लॉजिकल थिंकिंग आपकी किस वजह से? कॉग्निशन की वजह से। क्रिटिकल थिंकिंग इसी में आ जाएगी, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि जो भी हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, वो किसके माध्यम से कर पा रहे हैं? कॉग्निशन के माध्यम से, है ना। जो भी हमारे सोचने समझने की शक्ति है, उसका जो भी विकास किस पे निर्भर करता है? कॉग्निशन पे, है ना। आप कितना अच्छा सोचेंगे, आपकी मेमोरी पावर कितनी अच्छी होगी, है ना। आपका थिंकिंग ऑफ प्रोसेस कितना अच्छा होगा या आपका प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कितना अच्छा होगा, है ना। ये सब किस पे डिपेंड करेगा? आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे डिपेंड करेगा, है ना। तो ये था जो भी हम परसीव करते हैं, है ना। परसीव करते हैं यानी कि जो समझते हैं, वातावरण से जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, उसको किस तरह से इंटरप्रिटेट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, किस पे डिपेंड करेगा? हमारे कॉग्निशन पे डिपेंड करेगा, है ना। तो ये बेसिकली है कॉग्निशन की स्किल्स। क्या क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या स्किल्स आपके पास होती हैं और भी इसमें होती हैं, है ना। आपका मेमोरी हो गया, मेमोरी में शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, जितनी भी टाइप्स ऑफ मेमोरीज हैं वो इसी में आ जाएंगे, आपके कॉग्निशन में आ जाएगा, ठीक है। लर्निंग, है ना, जो लर्निंग करेंगे हम लोग, है ना, अक्वायर करेंगे या लर्न करेंगे, वो भी किसके माध्यम से? कॉग्निशन के माध्यम से। जब तक कि हमारा संज्ञानी स्वस्थ, मतलब कि संज्ञानात्मक विकास सही नहीं होगा, तब तक कि हम इन सब चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं, है ना। तो आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि कॉग्निटिव स्किल्स क्या क्या है आपकी। परसीव है, लर्निंग है और मेमोरी है ना। थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, रीजनिंग है, किसी चीज़ के बारे में आप रीजन कर पाएंगे, तर्क कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉग्निशन, है ना। कॉग्निशन के आधार पे ही या कॉग्निशन की सहायता से ही आप क्या कर पाएंगे? इन सभी चीज़ों पे ध्यान दे पाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे, है ना। तो ये था बेसिकली आपका कॉग्निशन के बारे में, है ना। एक तरीके से इसको कह सकते हैं क्या है? मेंटल प्रोसेस है ना। तो बेसिकली कॉग्निशन क्या है? प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है। मेमोरी, रिकॉग्निशन, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब किसके माध्यम से हम कर पाते हैं? कॉग्निशन के माध्यम से कर पाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो कॉग्निशन या आपका मेंटल प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज, है ना। अक्वायरिंग नॉलेज, है ना। क्या है? जो भी आपका संज्ञान है वो क्या करता है? एक तरीके से मानसिक क्रिया है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको गेन करने की, जितनी भी नॉलेज है उनको गेन करने की, अक्वायर करने की या लर्न करने की, है ना। तो ये बेसिकली था आपका कॉग्निशन के बारे में। आगे हम लोग कॉग्निशन से जुड़े थोड़े बहुत और पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना आपको समझ में आया होगा।
आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जानेंगे मेटाकॉग्निशन क्या होता है। इससे संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिलता है। वैसे ये चैप्टर जब हमने क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ा था तो मेटाकॉग्निशन के बारे में मैंने बताया भी था उस सेशन में, है ना। तो जिसने नहीं देखा वो देख सकता है, बाकी अगर जो वो सेशन नहीं देख पाए तो आज जान लेंगे मेटाकॉग्निशन क्या होता है एक बार और, क्योंकि कॉग्निशन की बात हो रही है तो मेटाकॉग्निशन को भी हम लोग जान लेंगे। छोटा सा पॉइंट है ना, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन को हम हिंदी में अगर कहें तो परासंज्ञान कहेंगे, है ना। परासंज्ञान या हाँ परासंज्ञान कहेंगे, ठीक है। अधिसंज्ञान भी कहीं कहीं कह देते हैं, लेकिन इसको हम कहेंगे परासंज्ञान, है ना। मेटाकॉग्निशन मीन्स परासंज्ञान। तो मेटाकॉग्निशन का बेसिकली परासंज्ञान का मतलब है कि संज्ञान के परे कुछ सोचना, है ना। इसका मतलब है कि जो हमने सोचा है उससे भी बियॉन्ड या उसी के बारे में और भी ज़्यादा सोचना, बारीक से सोचना, डीपली सोचना, गहन अध्ययन इसको हम कह सकते हैं, है ना। तो मेटाकॉग्निशन अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो विचार, जो भी हमने विचार किया उसके बारे में और विचार करना, है ना। या अगर कहें तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, है ना। मेटाकॉग्निशन क्या कह सकते हैं हम लोग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, है ना। जो हमने सोचा उसके बारे में और सोचना। मान लीजिए आपने कुछ डिसाइड किया, कोई कार्य करने के लिए डिसाइड किया और उसके बारे में आपने सोच लिया, अब आप उसके बारे में और गहन अध्ययन कर रहे हैं और डीपली उसके बारे में सोच रहे हैं, इसका आउटकम क्या होगा, क्या इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, अगर फ़ायदा होगा तो किस लेवल का होगा, नुकसान होगा तो मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से आप क्या करें, आपने जो सोचा है उसके बारे में भी आप और सोच रहे हैं, है ना। तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग, अगर सिंपल शब्दों में कहें तो बाल की खाल निकालना, है ना। मतलब जो सोचा उसके बारे में और गहन तरीके से सोचना, है ना। ये कह सकते हैं अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, है ना। जो हम पहले से जानते हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं और गहन अध्ययन करते हैं। तो बेसिकली आपका मेटाकॉग्निशन यही होता है ना। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, है ना। जो हमने सोच लिया है उसके बारे में और सोचना, ठीक है। या गहन रूप से सोचना, बाल की खाल निकालना, एक तरीके से समझने के लिए इसको यूज कर सकते हैं इस मुहावरे को यहाँ पे, है ना। तो ये मेटाकॉग्निशन के बारे में था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानेंगे, इसी से संबंधित है ब्रेन स्टॉर्मिंग, थोड़ा सा कॉग्निटिव से ही संबंधित है तो मैं बता देती हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, है ना, जानना जरूरी है हम लोगों के लिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है ना। स्टॉर्म से आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ तूफान टाइप, है ना। आपको सुनने में लग रहा होगा कुछ तूफानी है ना। ब्रेन का मतलब आपका क्या हो गया, मस्तिष्क। तोड़ के समझेंगे तो समझ में आएगा, है ना। यानी कि मस्तिष्क में कुछ उथल पुथल मचाना, एक तरीके से अगर हम सामान्य शब्दों में समझना चाहें अपनी भाषा में तो मस्तिष्क में कुछ उथल पुथल मचाना। अब क्यों मचेगी, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आएगी जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, है ना। अपने अनुसार जो भी हम अपना दिमाग लगा सकते हैं एक तरीके से, उसके बारे में हम क्या करेंगे, सोचना शुरू करेंगे। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से माइंड के एक्सरसाइज है ना। अपने मन को क्या करते हैं हम लोग, सोचने के लिए मजबूर करते हैं, है ना। कि मान लीजिए टीचर आए क्लास में, कोई विषय दिया उसने और उसने कहा कि आप इसको बताइए, है ना। ये भी क्या है, जो 21 सेंचुरी है उसकी स्किल है ये भी, ब्रेन स्टॉर्मिंग, है ना। एक तरीके से क्योंकि मतलब कि बच्चों को ब्रेन स्टॉर्मिंग के माध्यम से बेहतर हम सिखा सकते हैं कि मान लीजिए कोई टॉपिक है तो उस पर हम बच्चों के विचार पहले जान लें कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, है ना। तो बेसिकली बिना किसी टॉपिक को पढ़े वगैरह हम क्या करते हैं, अपने विचार बेसिकली क्रिएट करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, है ना। तो ये है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। ये कॉग्निटिव के बारे में, कॉग्निशन के बारे में बात हो गई। अब हम लोग बढ़ेंगे इमोशन की तरफ, है ना। ठीक है, अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, इमोशंस की तरफ। तो इमोशंस, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं भाव, है ना। ठीक है, भाव कहते हैं हिंदी में, ठीक है। वो भाव बढ़ गए वाला भाव नहीं, भाव मतलब आपके थॉट्स क्या है ना। इमोशंस क्या है, बेसिकली आप क्या फील करते हैं, है ना। तो इसकी जो ये शब्द है इमोशनल, ये कैसे आया, तो ये लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है ना। लैटिन भाषा का शब्द है जो पहले था इमूवर, है ना।
इमूवर, जिसका मतलब होता है टू मूव, है ना, यानी कि कुछ क्या करना, स्टिमुलेट करना, है ना, कुछ गति में रहना, है ना। इमोशंस का मतलब होता है, मान लीजिए ये इमोशंस क्या करते हैं, व्यक्ति को उत्तेजित करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं, है ना। मान लीजिए आपको गुस्सा आया तो आपका कुछ फिजिकल मूवमेंट भी होगा, है ना, या आप खुश हैं बहुत ज़्यादा तो आप उछलेंगे खुशी से, तो फिजिकल मूवमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, है ना। तो ये लैटिन भाषा के शब्द इमूवर से निकल के आया, टू मूव जिसका मतलब होता है ना। इसको हम एक और कह सकते हैं एनर्जी इन मोशन, एनर्जी इन मोशन, है ना। मोशन में क्या होती है, एनर्जी आ जाती है ना, किसकी वजह से, इमोशंस की वजह से, है ना। तो एनर्जी इन मोशन, मोशंस की वजह से, इमोशंस की वजह से एनर्जी कैसे आ जाएगी मोशन में। मान लीजिए आप खुश हैं तो आप अभिव्यक्त करेंगे किसी तरीके से, उछल के कूद के, है ना, या आप दुखी हैं तो आप अभिव्यक्त करेंगे किसी भी तरीके से, बाल नोच के, हाथ पैर फटक के, वॉट एवर इट इज, है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, एनर्जी इन मोशन है ना, टू मूव की प्रक्रिया है। ठीक है, अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो टू मूव की प्रक्रिया है इमोशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो इमोशंस बेसिकली क्या होते हैं, है ना, व्यक्ति को इंसान बनाते हैं, है ना। अगर सोचिए इमोशंस ही नहीं होते, भाव ही नहीं होते, व्यक्ति में इमोशंस ही नहीं होते, तो क्या होता, हम लोग पुतले के जैसे होते हैं, है ना, रोबोट के जैसे, कैसे रोबोटिक सी लाइफ हो जाती, कोई रंग ही नहीं है जीवन में। तो कह सकते हैं कि इमोशंस आर कलर ऑफ लाइफ, इमोशंस आर कलर्स ऑफ लाइफ, है ना, कलर्स ऑफ लाइफ, यानी कि इमोशंस क्या हैं, जीवन के रंग हैं, जीवन में रंग भरते हैं इमोशंस, है ना। तो और क्या इमोशंस के बारे में है, ये क्या करते हैं, आपके जीवन में रंग भरते हैं। अगर इमोशंस नहीं होते तो आपकी लाइफ क्या हो जाती, रोबोटिक हो जाती, रोबोट की तरह हो जाती, बस काम काम काम, ना खुशी ना गम, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी से दुनिया से मतलब नहीं है ना। तो इमोशंस आर कलर ऑफ लाइफ होते हैं, है ना। तो ये क्या, एक तो पॉजिटिव वे में हो सकते हैं, किस वे में हो सकते हैं, एक निगेटिव वे में, है ना, पॉजिटिव में हो सकते हैं और हो सकते हैं आपके निगेटिव में, है ना। दो ही टाइप के हो सकते हैं, कुछ या तो सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, है ना। तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। अब जो पॉजिटिव इमोशंस होंगे वो आपका सही रुख करेंगे, सही दिशा में, और जो निगेटिव इमोशंस होंगे वो आपको गलत दिशा में ले जाएंगे, है ना, इन रॉन्ग वे, है ना, रॉन्ग वे में ले जाएंगे, है ना। अब कैसे, मान लीजिए कोई थॉट है, मान लीजिए आप कुछ कर रहे थे, आपका कोई काम असफल हो गया, है ना, तो आपने उसको पॉजिटिवली लिया, आपने सोचा चलो ठीक है यार, मतलब कि सफलता से पहले तो असफलता का सामना थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, कोई नहीं नेक्स्ट ट्राई करेंगे, है ना। तो ये आपका पॉजिटिव वे में ले लिया। लेकिन आपने मान लीजिए कोई काम फर्स्ट टाइम किया, अटैम्प्ट किया और आपको उसमें असफलता मिल गई, है ना। तो आपने क्या किया, पहला काम था उसमें हाथ लगा दिया, वही असफल होगा तो आगे क्या कर पाऊंगा मैं, इस तरह से आपने सोचना शुरू कर दिया। तो कहाँ ले गया आपको, एक निगेटिविटी में ले गया, और आपसे जो अगला मूवमेंट आप अच्छा उससे कर पाते उसमें भी क्या किया, उसने बाधा डाल दी, है ना। और पॉजिटिव वे में क्या होता, जब आपने पॉजिटिव लिया तो अगला काम करेंगे तो आप अपनी कमियों को टैकल करेंगे और उस बेस पे क्या करेंगे, आप और बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे, कि जहाँ कमी रह गई थी चलो इस बार पॉजिटिव वे में लेके और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, ताकि रुके नहीं मेरा कार्य। और नेगेटिव में आप जाएंगे तो क्या करेंगे, अरे पहली बार नहीं हुआ तो अब क्या होगा, जैसे करना है कर लेंगे, उल्टा सीधा, है ना। तो आप या फिर पॉजिटिवली लेंगे या फिर क्या लेंगे, निगेटिवली लेंगे, है ना। तो ये रही बात, समझ में आई होगी, आई होप। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो ये बेसिकली हमने इमोशंस की बात कर ली, पॉजिटिव निगेटिव वे में। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप पॉजिटिव वे में आप हैप्पी होंगे, है ना, इमोशंस को लेंगे तो, और निगेटिव वे में क्या लेंगे, निगेटिव इमोशंस होगा आपका तो आप क्या हो जाएंगे, क्रोधित हो सकते हैं, एंगर हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, वॉट एवर, है ना, जो भी निगेटिव वे में आपको ले जाए। ठीक है, एंगर हो सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं, उत्तेजित हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो सकता है, इस तरीके से। पॉजिटिव वे में होंगे तो क्या होंगे, आप खुश होंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट उस पर। तो जो वॉटसन थे उन्होंने बताया कि हमारे अंदर जन्म से 3 इमोशंस होते हैं। वैसे इस पर बहुत सारे विवाद भी हैं, लेकिन आपको विवाद जानने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सीटेट में वो पूछता नहीं है ना। आपको ये जान लेना है कि जो 3 इमोशंस की बात की है वॉटसन ने, है ना, वॉटसन ने किसकी बात की है, 3 इमोशंस की, है ना। कौन कौन से, लव, इनको इस तरह से हम लिख सकते हैं, FAL, फॉल, है ना। F से क्या हो जाएगा, फियर, है ना। A से क्या हो जाएगा आपका, एंगर,
और एल से क्या हो जाएगा, लव, है ना। फियर का मतलब भय, एंगर का मतलब आपका क्रोध, है ना, और लव का मतलब प्रेम या स्नेह, ठीक है। तो ये इमोशंस आपके पास जन्म से होंगे अकॉर्डिंग टू वॉटसन, है ना। बाकी इसमें बहुत सारे डिबेट है जिनको आपको जानने की जरूरत है नहीं, है ना। तो ये फॉल का मतलब है ये जो 3 इमोशंस हैं हमारे जीवन में, ये पहले से होते हैं, जन्म से ही होते हैं, है ना। तो बाकी और आगे जान लेते हैं हम लोग, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है इनमें से कौन सा इमोशन जन्म से होता है, इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए याद रखना जरूरी है और टफ भी नहीं है, आराम से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर मूल प्रवृत्तियों की बात की है ना। मूल प्रवृत्तियों की बात की गई है, किसने की, मैकडूगल ने, है ना। मैकडूगल ने की है किसकी, मूल प्रवृत्तियों की बात। 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की है जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं इंस्टिंक्ट्स, है ना। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की है जो क्या करती हैं, इमोशंस को उत्तेजित करने का काम करती है ना। जैसे कि इसमें भी भय आपका आ जाता है, क्रोध, प्रेम, है ना, ईर्ष्या, और भी इस तरह से आ जाते हैं, है ना, जलन वगैरह, इस तरह से 14 आ जाती है। आपको नाम याद रखने की जरूरत है नहीं, बस इतना याद कर लीजिए कि 14 मूल प्रवृत्तियां दी किसने, मैकडूगल ने दी थी, है ना। इतना आप याद कर लीजिए कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, ये इमोशंस को क्या करती है, एक्टिवेट करने का काम करती हैं, और इनको दिया किसने, मैकडूगल ने दिया, है ना। इतना याद रख लीजिए आप 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में, है ना। इंस्टिंक्ट्स इंग्लिश में बोले तो इंस्टिंक्ट्स कहते हैं इनको, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इमोशंस की विशेषताएं, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, है ना। इसकी विशेषताएं हम लोग जानेंगे। तो आप लोग एक बस देख देख पा रहे होंगे इमोशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस के बारे में, है ना। तो इसमें क्या है कि इमोशंस जो होते हैं नेचुरल होते हैं, जैसे कि हमने बताया अभी, हम लोगों ने अभी सीखा कि कुछ वॉटसन जी ने क्या बताया कि 3 जो इमोशंस होते हैं, लव, फियर, एंगर, ये क्या होते हैं हमारे जीवन में जन्म से ही होते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं नेचुरल है और यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब हर जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, सब में पाए जाते हैं, है ना। तो मतलब कि होते तो एनिमल्स में भी इमोशंस हैं, सभी कोई इमोशन, जितने भी जीवित प्राणी हैं सब में इमोशंस होते हैं, है ना। तो क्या है, ये यूनिवर्सल है, हर किसी में जितने भी हम कह सकते हैं लिविंग थिंग्स हैं उसमें ये इमोशंस पाए जाते हैं, है ना। तो अगर बेसिकली बात कर रहे हैं ह्यूमन ओरिएंटेड, तो यहाँ पे जितने भी ह्यूमंस बीइंग हैं सब में क्या पाए जाते हैं, इमोशंस पाए जाते हैं, यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि जो इंडिया में वो मतलब कि लेवल अलग हो सकता है, किसी कोई कम इमोशनल हो सकता है, कोई ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, लेकिन ये पाए सब में जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, यूनिवर्सल है। और क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, है ना, सब्जेक्टिव होते हैं। हम एक शब्द में अगर जाने तो सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब है कि हर व्यक्ति में क्या होते हैं, अलग अलग मतलब कि लेवल्स के होते हैं, है ना। सब्जेक्टिव वेरियस होते हैं, वेरी करते हैं। इसका मतलब है कि किसी एक चीज़ के बारे में आपका थॉट कुछ अलग हो सकता है, किसी और का थॉट कुछ अलग हो सकता है ना। तो ये हो गया कि वेरी करते हैं हर व्यक्ति में। और क्या होते हैं, कलर्स ऑफ लाइफ, ये तो आप जान ही चुके हैं ना, कि मतलब कि क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स को बेसिकली इमोशंस ही क्या है वो बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, है ना, ठीक है। तो ये कलर्स ऑफ लाइफ तो होते ही हैं। बाकी सब्जेक्टिव होते हैं, है ना, हर पर्सन में, हर व्यक्ति हर चीज़ के बारे में अलग अलग विचार रखता है, अलग अलग विचारधारा रखता है ना। तो क्या होते हैं, ये सब्जेक्टिव होते हैं, है ना। और क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, है ना। इंटर रिलेटेड का मतलब है कि आपके जो जितने भी डेवलपमेंट डोमेन है, फिजिकल, है ना, PCSE, ये क्या है, आपस में कनेक्टेड है ना। ये मैंने इस तरह से बना दिया है ना, मतलब कि सारे क्या हैं, इस तरह से आपस में हम कह सकते हैं कनेक्टेड है ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब कि अगर आपका संवेग है ना, इमोशंस को अगर सिर्फ हिंदी में कहें तो संवेग कहते हैं, है ना। तो अगर आपका संवेगिक विकास या इमोशन अच्छा नहीं है तो आप हो सकता है कि फिजिकली ठीक ना हो, है ना, या फिजिकली ठीक नहीं है तो हो सकता है आप मेंटली भी ठीक महसूस ना करें, है ना। तो ये क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है ना, एक दूसरे से सह संबंधित है। अब जानेंगे हम इमोशंस की कुछ थियरीज के बारे में, है ना, वो क्या कहती हैं, थियरीज इमोशंस के बारे में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग कुछ जो इमोशनल थियरीज है उनके बारे में जान लेते हैं। वैसे थियरीज के बारे में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन बिल्कुल करेंगे थियरीज के बारे में, है ना। इमोशंस थियरीज, है ना। तो सबसे पहले जो थियरी है हम लोग जानेंगे जेम्स लेंच की थियरी है
है ना। जेम्स लेंज की बस छोटा सा जानेंगे कि ये कहते क्या है इमोशंस के बारे में, इतना ही काफ़ी है आपके लिए, है ना। तो जेम्स लेंज ये क्या क्या है, बेसिकली अमेरिका के साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी माने जाते हैं अमेरिका के, है ना, जनक माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि क्या जो फिजिकल रिस्पॉन्स है ना, वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इमोशंस को, है ना। तो यहाँ इन्होंने क्या बताया, फिजिकल रिस्पॉन्स, फिजिकल रिस्पॉन्स है ना, इन्होंने क्या बताया, फिजिकल रिस्पॉन्स क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, इमोशन को। यानी कि पहले क्या होगा, फिजिकल रिस्पॉन्स होगा, फिर आप क्या होंगे, इमोशंस आएंगे, है ना। पहले फिजिकल रिस्पॉन्स होगा, फिर क्या आएगा, इमोशंस आएगा, है ना। अब इस ऐसा कैसे हो सकता है ना, तो इन्होंने क्या बताया, फिजिकल की स्पेलिंग गलत है ना। फिजिकल फिजिकल रिस्पॉन्स पहले आएगा और फिर क्या आएगा, इमोशंस आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपकी मतलब कि आपने इधर आंखों में देखा कुछ और आपको लगा कि हाँ आंखों में कुछ चुभ रहा है ना। तो ये क्या, अपना फिजिकल रिस्पॉन्स आपने पहले किया, फिर आपने सोचा कि हाँ इसके वजह से मुझे पेन हो रहा है, इस क्रिया की वजह से क्या होना शुरू हुआ है, पेन होना शुरू हुआ है, ये मेरी आंख में कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना। तो ये क्या हुआ, आपने पहले फिजिकल रिस्पॉन्स किया और फिर क्या हुआ, इमोशंस आया आपके मन में, है ना। तो जेम्स लेंज ने इतना कहा है, इतना इनके बारे में आपको जानना सही है ना, यानी कि ठीक रहेगा इतना ही, एक्स्ट्रा हम लोग फालतू बने जाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट है कैनन बार्ड, है ना। कैनन बार्ड ठीक उल्टा कहते हैं इसके बारे में, है ना। वो कहते हैं जो इमोशंस होते हैं वो फिजिकल रिस्पॉन्स के बारे में क्या करते हैं, फिजिकल रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या था, इमोशंस की वजह से, फिजिकल रिस्पॉन्स की वजह से इमोशंस आ रहे थे, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, इमोशंस की वजह से फिजिकल रिस्पॉन्स होगा, इमोशंस स्टिमुलेट द फिजिकल रिस्पॉन्स, है ना, स्टिमुलेट फिजिकल रिस्पॉन्स, फिजिकल रिस्पॉन्स, है ना। मतलब आप कुछ फील कर रहे हैं, आपको एहसास हो रहा है कि मेरे सर में पेन है, और फिर आपने क्या किया, उसको दबाना शुरू किया, है ना, कि मतलब कि हाँ ये हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ प्रॉब्लम है। मन में आपने पहले विचार किया, भाव आया आपके मन में, और फिर आपने उसके हिसाब से एक्ट करना शुरू किया, आपको फील हुआ कि आपको फीवर है, फिर आपने क्या किया, उसके लिए ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, दवा लेना शुरू किया फिजिकल रूप से फिट होने के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इमोशंस क्या करेंगे, फिजिकल रिस्पॉन्स को यहाँ पे स्टिमुलेट करेंगे, है ना। तो मान लीजिए आपको कहीं चोट लगी, तो आपको फील हुआ कि हाँ पेन हो रहा है, तो आपने उस जगह को टच किया कि हाँ, मान लीजिए हाथ में है, आपको कहीं से लगा, फील हुआ कि दर्द हो रहा है, तो आपने उसको एक्शन किया कि हाँ यहाँ पेन हो रहा है ना। तो ये कैनन बार्ड ने ठीक, ये लोग एक दूसरे का अपोजिट बोल रहे हैं। इन्होंने बोला फिजिकल रिस्पॉन्स स्टिमुलेट द इमोशन, और उन्होंने क्या बोला, इमोशन स्टिमुलेट द फिजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, ये ठीक बात समझ में आ गया होगा, एक होप आपको। सिंपल है, एक दूसरे का अपोजिट बोल रहे हैं, पूछताछ कभी है नहीं, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत जान लेना भी ज़रूरी है, इतना ज़्यादा नहीं होगा, हजम हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जो सबसे फेमस है, प्रश्न आता है, आ ही जाता है ना, जोजोंग के बारे में, है ना। जोजोंग के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। जोजोन है ना। तो जोजोन है, ये क्या कहते हैं कि जो इमोशंस हैं, इमोशंस और आपका कॉग्निशन, इमोशंस और कॉग्निशन ये क्या है, ये स्वतंत्र हैं, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है ना। ये क्या है, आपस में स्वतंत्र है। अगर आप कॉग्निटिवली फिट हैं तो इमोशंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कॉग्निटिव स्ट्रेस है, कोई समस्या है आपको कॉग्निशन लेवल पे, तो उसका फर्क किस पे, इमोशन पे नहीं पड़ेगा, है ना। अगर आपका इमोशनली कुछ प्रॉब्लम है तो उसका फर्क किस पे, कॉग्निशन पे नहीं पड़ेगा, है ना। तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा है कि ये दोनों क्या हैं, स्वतंत्र हैं, है ना, स्वतंत्र हैं, ठीक है। आपस में ये अलग है, इसका महत्व अलग है, ठीक है। तो इतना ही जानना आपके लिए ठीक है। जोजोंग ने क्या कहा है, इससे संबंधित यही पूछ लेता है कि किसने कहा है कि ये स्वतंत्र नहीं है, तो मतलब कि स्वतंत्र है, ये किसने कहा है। बाकी आपको क्या करना है, हमेशा अगर प्रश्न पूछे, मान लीजिए आपके पेपर में प्रश्न आ जाए सीटेट में कि कॉग्निशन और इमोशन,
अंतर मतलब कि एक दूसरे पर निर्भर है, नहीं निर्भर है। तो अगर आपको जोजोंग कहीं लिखा हुआ ना मिले कि जोजोंग के अनुसार, तो आप जो है क्या करेंगे, निर्भर लगा देंगे कि एक दूसरे पे निर्भर है। लेकिन अगर आपको जोजोंग लिखा हुआ मिल जाए कि इनके अनुसार कॉग्निशन और इमोशन का क्या मामला है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे स्वतंत्र लगा देंगे कि एक दूसरे से स्वतंत्र है। ये क्या करेंगे, आप ऑप्शन देख के केयरफुली करेंगे, है ना, कि जोजोंग अगर लिखा मिलेगा तभी स्वतंत्र करेंगे, वरना बाकी इसको क्या मानते हैं, इंटर रिलेटेड मानते हैं, एक दूसरे से संबंधित सहसंबंधित मानते हैं। ठीक है, अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो आपका इमोशनल होता है, फिजिकल हेल्थ आपकी ठीक नहीं होती तो आप इमोशनली भी ठीक नहीं रहते, स्ट्रेस में रहते हैं, है ना। तो ये रही एक बात, होपफुली समझ में आई होगी, है ना। कुछ ऐसा इसमें कोई गणित नहीं लग रहा है, समझ में आ गई होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग जानेंगे कि कॉजेस क्या क्या होते हैं इमोशनल स्ट्रेस के, है ना। तो कॉजेस ऑफ इमोशनल स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस के कारण, है ना, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। तो एक तो जैसे मैंने अभी बात की फिजिकल हेल्थ, है ना, फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ यानी कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य, तो आप क्या करेंगे, अनफिट महसूस करेंगे और उसका फर्क आपके मानसिक विकास पे भी पड़ेगा, है ना। मान लीजिए आप फीवर है, आप चल नहीं पा रहे हैं, तो आप उस समय कैसे सोच सकते हैं कि मैं कॉलेज जाऊंगा, है ना। या फिर मान लीजिए आपके माइंड में थॉट आ भी रहा है तो आप चल के जा नहीं पा रहे, इस वजह से आप स्ट्रेस में हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपका अगर फिजिकली आप फिट नहीं होंगे तो आपका इमोशनल उतना अच्छा नहीं रहेगा, इमोशंस भी आपके क्या रहेंगे, कहीं ना कहीं अनफिट रहेंगे, है ना। तो आप चिड़चिड़ा फील करेंगे, चिड़चिड़ापन फील करेंगे, और भी, है ना, गुस्सा आएगा आपको अपने आप पे, इस तरीके से। तो फिजिकल हेल्थ क्या करती है, कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है हमारे इमोशंस पर, ठीक है। और क्या, एकेडमिक, है ना, एकेडमिक, एकेडमिक में अगर हम अचीवमेंट अच्छी नहीं कर पाते तो, है ना, मान लीजिए कि एग्जाम में आपके नंबर खराब आ गए, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रेस फील करेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की थी, उसके बावजूद भी आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, है ना। वैसे ऐसा होता नहीं है ना, लेकिन फिर भी समझने के लिए मान लेते हैं कि, या फिर आपने क्या किया, अच्छा अचीव नहीं कर पाए किसी चीज़ में, बहुत संघर्ष के बाद भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी, तो आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आपको मानसिक विकास आपका ठीक नहीं रहेगा, है ना। आप क्या करेंगे, मानसिक रूप से वीक महसूस करेंगे, है ना, स्ट्रेस रहेगा आपको, तनाव रहेगा, है ना। और क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी हो सकता है ना, है ना। मान लीजिए आपको क्लास में या इन्वायरमेंट में कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन का अगर आपको फेस करने को मिल रहा है, तो भी आप क्या रहेंगे, इमोशनली डिस्टर्ब रह सकते हैं, है ना। कि या फिर पीयर ग्रुप अच्छा नहीं है आपका, है ना, पीयर ग्रुप आपको हमेशा क्या करता है, डिमोटिवेट करता है, अरे यार ये तू क्या कर रहा है, ये नहीं कर पाएगा, तू तुझसे नहीं होगा, हर समय, है ना, मजाक में नहीं, सीरियसली। तो भी क्या होगा, आप अनस्ट्रेस फील करेंगे। या टीचर्स हैं जो आपके स्कूल के, वो ही क्या करते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं, तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना, तुम्हें समझ में कुछ आता है, ऐसा इस तरह से नेगेटिव थॉट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो भी क्या होगा, आप स्ट्रेस फील करेंगे, है ना। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं स्ट्रेस के, है ना। तो ये बेसिकली हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक जानकारी के लिए डिस्कस किया कि इमोशनल स्ट्रेस के क्या क्या रीजंस होते हैं, है ना। तो बाकी हम लोग जानेंगे नेक्स्ट लेवल पे कि इमोशनल स्ट्रेस को कैसे कैसे कंट्रोल किया जाता है ना। कंट्रोल ऑफ इमोशंस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, है ना। कंट्रोल्स ऑफ इमोशंस, है ना, रोल्स ऑफ इमोशंस के बारे में जानेंगे, है ना। एक तो आपका तरीका हो सकता है ना, जो होते हैं, एक होता है रिप्रेशन, है ना, रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब दबा देना, है ना, या दमित करना, ठीक है, ये दबा देना, है ना, किसी चीज को क्या करना, दबा देना। मतलब कि मान लीजिए आपकी कुछ इच्छाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी, और आपने उन्हें किसी भी वजह से, किसी भी कारण से क्या किया, उनको मार दिया या दमित कर दिया, है ना। तो आपने क्या किया, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं उनको दमित कर दिया, है ना, इच्छाओं को दमित कर दिया। तो ये क्या होगा, इमोशंस कंट्रोल का माध्यम हुआ। कहीं ना कहीं ये माध्यम क्या है, आपका निगेटिव है ना, निगेटिव माध्यम है। फ्रॉइड ने भी कहा है कि जो है, ये जो रिप्रेशन का माध्यम है, ये क्या है, निगेटिव है। क्योंकि जो दमित इच्छाएं होती हैं वो क्या होती है, एक तरीके से हम लोग उनको दफन कर देते हैं,
है ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें परेशान करती रहती है ना। तो ये क्या है, रिप्रेशन, ये माध्यम है आपको जो इच्छाओं को हम दमित कर देते हैं, उनको मार देते हैं, उससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोशली अप्रूव्ड वे में कर सकते हैं, है ना, सोशली अप्रूव्ड वे। कुछ बिहेवियर होते हैं जो आपके क्या होते हैं, समाज में क्या होते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं होते, समाज में स्वीकार्य नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम उनका कहीं अलग इस्तेमाल कर लें तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, उससे हमको सुविधा मिलेगी, सहायता मिलेगी, है ना। अब वो कैसे हो सकता है ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो प्रॉब्लम बिहेवियर है वो स्किल बिहेवियर बन जाए, है ना, ये कैसे संभव है। तो ये इस तरह से संभव है कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसे उछल कूद करने का बहुत शौक है, वो हर समय उछल कूद करता रहता है ना, छोटा बच्चा है, मान उछल कूद करता रहता है, तो हर समय अगर ग्रुप में रह के वो ऐसा करेगा तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि हर समय उसको झेला जा सके इस तरह से, है ना। तो उसको हम इसकी एनर्जी को कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे, किसी गेम्स में, किसी खेल में, है ना, जिसमें उसकी एनर्जी क्या हो, पॉजिटिवली इन्वेस्ट हो जाए, है ना। तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई स्किल सीखेगा और उसकी जो एनर्जी होगी वो भी एक अच्छे काम में इन्वेस्ट होगी, जिसका उसे इन फ्यूचर लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, है ना, और समाज को भी मिलेगा, है ना। तो क्या है, सोशली अप्रूव्ड वे में हम क्या करते हैं, एनर्जी को वहाँ पे ट्रांसफर करने लगते हैं, है ना, वहाँ पे उसको इन्वेस्ट करने लगते हैं, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, है ना। तो ये था सोशली अप्रूव्ड वे का, है ना। जैसे कि आपने मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग, सबने देखी होगी आई होप, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसको शूटिंग का बहुत शौक होता है, तो उसकी वो एनर्जी वो कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, दौड़ने में, है ना। उसको दौड़ने का काम दे दिया जाता है एथलीट के रूप में, है ना, और वो बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, सोशली अप्रूव्ड वे में हम एनर्जी को कैसे इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो ये था आपका सोशली अप्रूव्ड वे में एनर्जी को हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, और आपका होता है इंडस्ट्रियसनेस, है ना, इंडस्ट्रियसनेस, है ना। इंडस्ट्रियसनेस में क्या होता है, बेसिकली हम एनर्जी को सेव वही थी चीज़ है कि मतलब काम में लगा देते, किसी न किसी कार्य में उसको लगा देते हैं। मान लीजिए कोई निगेटिव एनर्जी है तो उसको हम क्या करते हैं, किसी न किसी काम में लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, इससे इमोशंस कंट्रोल होते हैं, है ना। तो ये था आपका, जैसे कहते नहीं कि फालतू इसको बिठाए हो, फालतू की काम करेगा, तो इसको किसी न किसी काम में लगाओ जिससे क्या हो, इसकी जो एनर्जी है वो लॉस ना हो और सही काम में इसका यूज़ हो, है ना। तो ये यहाँ पे इंडस्ट्रियसनेस का एग्जाम्पल हो जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, कहीं और लगाना, है ना, या फिर जहाँ हो रहा है वहाँ पे नहीं, किसी और जगह। मान लीजिए आप कहीं क्रोधित हैं किसी जगह से, मान लीजिए आपका ऑफिस में किसी से झगड़ा हुआ, आप उस व्यक्ति को उस समय वहाँ नहीं बोल पाए और उसका आपने गुस्सा घर पे निकाल लिया, है ना, बच्चों को कुछ सुना दिया, है ना, अपने भाई बहनों को छोटे डांट दिया, तो वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनर्जी, है ना। आपने क्या किया, उसको अलग जगह भड़ास निकाल ली, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, है ना। तो उसको उस जगह पे ना करके किसी और जगह पे आपने ट्रांसफर कर दिया, है ना। तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, छोटे बच्चे को आए ऑफिस से चिड़चिड़ा मुंह लेके और छोटे बच्चों को हमने पीट दिया, ये भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनर्जी है, जो कि निगेटिव ही कहेंगे इसको भी, है ना। और क्या हो सकता है आपका, एक हो सकता है आपका रिग्रेशन, है ना, रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि अपनी एज से थोड़ा नीचे लेवल के काम करना, नीचे का मतलब है बिलो, मतलब कि अपनी एज से कम लोगों वाले बच्चों के तरह काम करना, है ना। यानी कि जो अपनी एज भी, जिस एज में हमें उससे थोड़ा कम एज वालों की तरह वर्क करना। जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस हो गया, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, तो आपने चिल्ला चिल्ला के रो लिया बच्चों की तरह, है ना। तो वो भी एक तरह बच्चों वाला काम हो गया, है ना। और क्या हो सकता है ना, और हो सकता है मान लो सामान तोड़ दिया, कोई उठा के फेंक दिया सामान, कप ग्लास तोड़ दिया गुस्से में, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, रिग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक आपका है जो जो नेक्स्ट एक आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग कहेंगे कैथरेसिस, है ना, जिसको हम अगर कहें तो एक्सप्रेशन कह सकते हैं, है ना। जो अभी हमने पढ़ा था रिप्रेशन, इसका ही ये उल्टा है एक्सप्रेशन, है ना। रिप्रेशन में क्या करते थे हम लोग, दमित करते थे अपनी इच्छाओं को, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं जो भी हमारे मन में है वो तुरंत बोल के खत्म करते हैं या करके खत्म करते हैं, है ना, या उसके बारे में करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन का मतलब है अभिव्यक्त करना, जो भी है उसको अभिव्यक्त कर देना। ठीक है, तो ये थे क्या थे आपके कंट्रोल्स ऑफ इमोशंस। इमोशंस का कंट्रोल किस किस
विधि से कर सकते हैं, है ना, ये इसके बारे में था, है ना। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, है ना। आपका CDP लगभग कंप्लीट हो चुकी है, बस आपकी इसमें 2 क्लासेस और आपको करनी पड़ेंगी, है ना। 2 क्लासेस और अभी बाकी हैं, 2 से 3 क्लासेस, बस आपकी CDP कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर उसी पे काम किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे काम किया जाएगा, जो आप बताएंगे उसी पे, है ना। वरना फिर, और आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको सेशन कैसा लगा, फीडबैक दे सकते हैं अपना। और सब्सक्राइब करें मिशन पॉसिबल को अपनी फुल प्रिपरेशन के लिए, और जुड़े रहें मिशन पॉसिबल से अपनी बेस्ट से बेस्ट तैयारी के लिए, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।